We will be discussing about the pH। देखिए pH क्या है, इस बात को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि pH का इस्तेमाल कैसे किया जाए एसिड और बेस के कंसर्न में। सिंपल सा एग्जाम्पल ले लीजिए, आप किसी मीठी चीज़ को खाते हैं तो आप उसके बारे में डिसाइड करने की कोशिश करते हैं, बहुत मीठा है, कम मीठा है या बैलेंस्ड मीठा है। तो आपकी टंग और आपका ब्रेन उस चीज़ को डिसाइड कर रहा है। लाइकवाइज कोई चीज़ बहुत खट्टी है, कम खट्टी है, बहुत खारी है, बहुत सॉल्टी है, ये सारा जो बोलने का तरीका है इसको साइंस नहीं मानता है। साइंस चाहता है एग्जैक्ट वैल्यूज, परफेक्ट वैल्यूज साइंस चाहती है कि कैसे आप उनको बोलेंगे। ये नहीं मैं बहुत दूर चल के आया, कितनी दूर चल के आए, बहुत दूर नहीं, 2 किलोमीटर चल के आया, 3 किलोमीटर चल के आया। तो वी नीड टू हैव अ परफेक्ट रेशो, परफेक्ट यूनिट, परफेक्ट मेजरमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ एंटाइटी दैट वी वांट टू। हमें किसी चीज का जो मेजरमेंट करना है वो हमारे पास बिल्कुल फिक्स होना चाहिए कि इस चीज को हम लेकर चल रहे हैं। नाउ वी कम टू द केस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। नाउ लुक, हमें एसिड्स और बेसिस के बारे में बात करनी है। इस चीज को हमने लेक्चर की शुरुआत में ही बता दिया या चैप्टर की शुरुआत में ही बता दिया कि एसिड्स के अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं उन सब का कारण कौन है? H+ आयन। ध्यान से सुनते चलिएगा आप। बेसिस के कारण क्या है? OH- आयन। तो इसका मतलब बहुत सिंपल सा बन जाता है कि अगर एसिड्स के अंदर H+ है तो जितने ज्यादा H+ होंगे वो एसिड उतना ही स्ट्रांग होगा, जितने कम H+ होंगे वो एसिड उतना ही वीक होगा। उसी तरह से बेसिस का कारण अगर OH- है, जिस बेस के अंदर जितने ज्यादा OH- आयन होंगे इसका मतलब वो उतना ही ज्यादा स्ट्रांग बेस भी होगा। लेकिन कैसे पता लगाएं कि कितने H+ आयन इसके अंदर ज्यादा हैं, कितने OH- आयन ज्यादा हैं, कम है, ये कितना वीक है, कितना स्ट्रांग है? टू मेजर दैट, टू हैव द परफेक्ट मेजरमेंट ऑफ दैट, कितने H+, कितने OH- आयन, वी हैव अ सिस्टम ऑफ pH। इसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो pH, P stands for potens, which is a German word, German language का word है potens, that means power. P stands for potens, that is power, and this is hydrogen, power of hydrogen। देखिए एसिड में भी H+ है और बेसिस में OH- भले ही हो लेकिन H उसमें भी है। ये O और H अलग अलग है बेटा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग हैं, मिलकर OH बन रहा है, इसका मतलब H उसमें भी है। तो दोनों ही एसिड्स और बेस का pH का पता हम लगा सकते हैं। Here pH, the complete pH stands for power of hydrogen, power of hydrogen। आपको बता देता हूं, जिसने इसको सजेस्ट किया था उनका नाम है सोरेनसन। सोरेनसन ने इस चीज को बताया था सारी दुनिया को, that we have a pH system or we can decide the strength of any acid or base by this pH। अब क्वेश्चन ये आता है कि pH की रेंज क्या है, pH को मेजर कैसे करते हैं और pH का अपनी जिंदगी में क्या रोल है। ठीक है, सारी चीजों को एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू मेजर द pH, pH का मेजरमेंट कैसे करते हैं। देखिए pH का मेजरमेंट करने के लिए मैं लिख देता हूं इसको, pH स्टैंड्स फॉर पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसके मेजरमेंट के लिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें जो बहुत मोस्ट कॉमन है दैट इज pH पेपर। जनरली इसका इस्तेमाल किया जाता है, बहुत कन्वीनियंट है। लैब के अंदर भी टीचर आपको जनरली pH पेपर का ही इस्तेमाल करेगा। इसमें होता क्या है, एक pH पेपर होता है, ये pH पेपर है विच इज मेड ऑफ नंबर ऑफ इंडिकेटर सॉल्यूशंस। नंबर ऑफ इंडिकेटर सॉल्यूशंस का बना होता है और इस pH पेपर की जो स्ट्रिप होती है उसके ऊपर कंपैरिजन करने के लिए pH पेपर बैंड लगा होता है। उसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं, आपकी बुक में दे रखा है, उस चीज को देखिएगा। उसमें pH पेपर के ऊपर एक pH बैंड भी होता है। लाइक यहाँ पर मैंने रेड बना दिया है, मैं सिर्फ इंडिकेशन के लिए बना रहा हूँ। यहाँ पर मैंने ब्लू बना दिया है और बीच में इनके वेरिएंट्स होते हैं, डार्क रेड, लाइट रेड, और कम और कम और कम, फिर उस तरीके से रेंज बढ़ती चली जाती है। तो आप pH पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। करना क्या है, pH पेपर को जरा सा टच कर दीजिए आप उस सॉल्यूशन से, या उस सॉल्यूशन की एक ड्रॉप डाल दीजिए उस pH पेपर पर और ऑब्जर्व करिए कि क्या कलर आता है।
उस कलर को इसके साथ मैच कर दीजिए। मान के चलते हैं, सिर्फ मान के चल रहे हैं, यहां पर मैंने 0 लिखा हुआ है और आपने किसी सॉल्यूशन को डाला और इसमें भी रेड कलर आता है, तो आप इसका सीधा मैच यहां से करेंगे और कह देंगे भाई इसका pH 0 है। अब वो 0 का मतलब क्या है ये बाद में सीखेंगे। तो एक तो तरीका होता है pH पेपर का इस्तेमाल करना, एक होता है pH मीटर। ये आप लोगों को जनरली लैब में देखने को नहीं मिलेगा 10th स्टैंडर्ड तक, ये हर क्लासेस में यूज किया जाता है, बिल्कुल शार्प वैल्यूज इसके से निकल कर आती हैं। एक यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां pH पेपर स्ट्रिप लिए, वहां सॉल्यूशन लेते हैं, मिक्स करते हैं, जो कलर आता है उसकी बॉटल पर स्ट्रिप लगी हुई होती है सेम ऐसी, और पता कर लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, द रेंज ऑफ pH, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेंज ऑफ pH, pH रेंजेस फ्रॉम, बहुत ध्यान से समझिएगा, 0 to 14, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। इसे समझना है कि 0 to 14 का मतलब क्या है। देखिए, pH का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का स्ट्रेंथ क्या है, या OH माइनस आयन का स्ट्रेंथ क्या है, एसिड है या बेस है, कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कितना स्ट्रॉन्ग बेस है। थोड़ा सा यहां पर एक पेज है, उसको दिमाग में अभी से क्लियर करके चलना कि ऐसा होने वाला है क्या। देखिए, इसके अंदर जब आप किसी सॉल्यूशन का pH निकालेंगे और जो उसकी रेंज आएगी वो 0 to 14 वेरी करती है। इसमें जो 7 होता है, 7 रेंज जो होती है, दैट इज ऑफ द न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन मतलब या तो वो ना एसिड है ना बेस है, कोई न्यूट्रल सॉल्ट है, या ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर ना H+ है ना OH- है, या दोनों इक्विवेलेंट है। मतलब ना तो वो एसिडिक प्रॉपर्टीज शो करेगा ना वो बेसिक प्रॉपर्टीज शो करेगा। ठीक है, अब ध्यान से बढ़ना, आगे चलते हैं। When we go from 7 to 0, ध्यान से सुने आप, when we go from 7 to 0, H+ आयन इंक्रीजेस। इसका मतलब एसिडिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज होनी चाहिए, मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि एसिड का कारण ही कौन है, H+। When we go from 7 to 14, OH- increases, or in other words, basic properties increases। मतलब क्या हुआ, अगर आप pH रेंज की बात करेंगे, 7 से ऊपर चलेंगे आप 0 की ओर, ये मेजरमेंट स्केल बनाया है साइंटिस्ट ने। अगर आप 7 से ऊपर जाएंगे, मान के चलो किसी की रेंज 3 आ रही है और किसी की 2 आ रही है, चलो मैं लिख ही देता हूं। सपोज किसी सॉल्यूशन का pH आ रहा है 2 और किसी का pH आ रहा है 3, तो इस pH रेंज के अकॉर्डिंग ये जो सॉल्यूशन है जिसका pH 2 आ रहा है, उसके अंदर H+ आयन का कंसंट्रेशन 3 से ज्यादा है। सपोज somebody asks you that there are 4 solutions having pH 3, 2, 5, 6। कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक है, 3, 2, 5, 6। तो बच्चा गलती करता है, बहुत जल्दबाजी में वो 6 को टिक कर देता है। इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, 2, क्योंकि हम देख रहे हैं pH मीटर पर, pH रेंज पर हम देख रहे हैं कि जैसे हम 7 to 0 की ओर जाते हैं तो pH रेंज इंक्रीज हो रही है। इनफैक्ट 6 to 0 तो जा रहा है, लेकिन हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। इन द सेम वे व्हेन यू गो डाउन फ्रॉम 7 to 14, 7 to 14 मूव आप करेंगे तो OH- आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, बेसिक प्रॉपर्टीज बढ़ रही हैं। यहां आपसे कोई कहता है देयर आर 3 सॉल्यूशंस हैविंग pH 8, 11, 13, ये तो सिंपल है। इसमें साफ नजर आ रहा है कि जिसका 13 pH होगा वो सबसे ज्यादा बेसिक इनमें से होगा। अब आप इसको यूं भी बोल सकते हैं, बहुत ध्यान से समझे आप, कि अगर आप 14 से 0 पर जाएंगे तो H+ इंक्रीज होता जाएगा, OH- डिक्रीज होता जाएगा। आप 0 से 14 की ओर आएंगे तो H+ गिरता जाएगा और OH- इंक्रीज होता चला जाएगा। इसको कैसे भी बोल लीजिए, सिंपल सा फैक्ट है। 7 न्यूट्रल है, 7 to 14 जाएंगे, इंक्रीज हो रहा है, OH- आयन
7 to 0 जाएंगे, इंक्रीज हो रहा है H प्लस आयन। ठीक है, रेंजेस में कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। मान के चलो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, लिखा हुआ है, भ्रम होता है कि 6 ज्यादा होना चाहिए, लेकिन नहीं, गलती नहीं करेंगे आप। अब आप सुनना, जो मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं बहुत ध्यान से सुनते चलना, बेहद आसान है, सिर्फ आपको कंसंट्रेशन की जरूरत है। इस पीएच का रोल क्या है, राइट? सो नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द पीएच इन डेली लाइफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, पीएच इन डेली लाइफ? पीएच इन डेली लाइफ का मतलब है इस पीएच का रोल हमारे लिए क्या है, हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। देखो, सुनो बहुत ध्यान से, अपनी बॉडी की बात करते हैं हम। अगर किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो डॉक्टर लिखेगा उसको क्या, ब्लड टेस्ट करा के आओ, यूरिन टेस्ट करा के आओ, सलाइवा टेस्ट करा के आओ। आपको पता है जब जितनी बॉडी के फ्लूइड्स का चेकअप होता है, टेस्ट होता है, उसमें पीएच को भी मेजर किया जाता है कि क्या इसकी बॉडी का पीएच मेंटेन है। अब पीएच मेंटेन है, इस बात का मतलब क्या है कि उसके एसिड के, उसकी बॉडी के जितने भी फ्लूइड्स हैं उनके अंदर एसिड का, बेस का जो रेंज होना चाहिए, H प्लस आयन का, OH माइनस आयन का जो कंसेंट्रेशन है कितना होना चाहिए, क्या वो है या नहीं है। अगर उसमें जरा भी वेरिएशन मिलेगा तो इसका मतलब बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है। इसको सिंपल से तरीके से आप समझ लीजिए, अगर आपकी सलाइवा का पीएच फिक्स होता है, अगर आपने कोई बहुत खट्टी चीज खा ली तो आपको अपने दांतों में अंतर महसूस हो जाएगा। जरा से प्रैक्टिकल में फील हो जाती है ये बात, लेकिन हम बहुत टिपिकल बात करेंगे, कॉन्सेप्चुअल बात हमको करनी है। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा आप, अपनी जो बॉडी होती है, ह्यूमन बींग्स की जो बॉडी होती है, डिफरेंट फ्लूइड्स को मिलाकर, वेदर इट इज ब्लड, यूरिन, टीयर्स, आंसू जो होते हैं, सलाइवा, सबको अगर मैं कलेक्ट कर दूं तो ह्यूमन बॉडी जो होती है, इट वर्क्स बिटवीन 7 to 7.8। जो पीएच की रेंज है ह्यूमन बॉडी की, अब अलग अलग है, यूरिन का अलग है, टीयर्स का अलग है, और सलाइवा का अलग है, ब्लड का पीएच अलग है, फिर ब्लड के अंदर भी अलग अलग, प्लाज्मा का अलग है। वो सारे खेल बहुत डीप है, वो 11th क्लास की कहानी है। बट ऑन एन एवरेज ह्यूमन बॉडी काम करती है 7 to 7.8 पीएच पर, जो उसके केमिकल्स काम करते हैं। अगर इसमें डिस्टर्बेंस आया तो ह्यूमन बॉडी के अंदर डेफिनेटली कहीं ना कहीं या तो कोई इन्फेक्शन है या फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है जिससे पीएच डिस्टर्ब हो रहा है। वो सही होना चाहिए, अगर वो सही नहीं हुआ तो नुकसान निश्चित है। अब हम बात करेंगे डेली लाइफ में ह्यूमन बॉडी के अंदर या फिर कहीं और इस पीएच का रोल कैसे देखने को मिलता है। मैं सबसे पहले उस टॉपिक से स्टार्ट करूंगा जो बड़ा कॉमन है, आपने लाइफ प्रोसेसेस में भी पढ़ा है, उसके अंदर देखते हैं इसको क्या होता है। ठीक है, वी बिगिन विद द ह्यूमन डाइजेशन एंड वी सी द रोल ऑफ HCl इन स्टमक। स्टमक के अंदर बात करते हैं, सबने पढ़ा है लाइफ प्रोसेसेस वाले चैप्टर में जहां डाइजेशन आता है। आई एम ड्रॉइंग जस्ट द स्टमक, दिस इज स्टमक। स्टमक आप सब जानते हैं, इसके अंदर जो ग्लैंड्स होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, दे सीक्रेट HCl। क्या सीक्रेट करती हैं वो? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है पर वो नुकसान नहीं करता क्योंकि वो एक लिमिट में आ रहा है। और साथ ही स्टमक के ऊपर किसका लेयर चढ़ा होता है? म्यूकस का। वो म्यूकस HCl से बचाता है। दिस HCl शुड बी रिलीज्ड, और इस HCl का पीएच मेंटेन रहना चाहिए स्टमक के अंदर। क्यों रहना चाहिए? क्योंकि ये HCl अलाउ करता है किसके फंक्शन को? पेप्सिन के फंक्शन को, जो कन्वर्ट करता है प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में। अब किसी के स्टमक का पीएच डिस्टर्ब आ रहा है, इसका मतलब कोई गड़बड़ है, बहुत कम आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है। दोनों स्थितियों में इट शुड रिमेन इन स्टैंडर्ड पोजीशन, फिक्स होना चाहिए। HCl का सीक्रेशन ना कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए। कम की स्थिति में तो प्रोटीन काम नहीं कर पाएगा क्योंकि पेप्सिन नहीं काम करेगा, कि ब्रेक नहीं हो पाएगा, डाइजेशन रुक जाएगा। ज्यादा हो जाता है तो आपको पता है क्या हो जाता है। ज्यादा होने की स्थिति में अगर HCl का सीक्रेशन ज्यादा हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कि द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी। ये इंडियन सिस्टम में कचौड़ी, समोसे, जलेबी, भरपूर भोजन,
पार्टियों में उल्टा सीधा खाने के बाद जो समस्या आती है, ये एक आम व्यक्ति की समस्या हो चुकी है, दैट इज कॉल्ड एसिडिटी। क्योंकि ज्यादा फूड बॉडी के अंदर जाएगा, HCl ज्यादा सीक्रेट करना पड़ेगा स्टमक को, ये अपने ब्रेन का काम है। आपको इंटरेस्टिंग चीज बता देता हूं मैं, आपने अगर खाने के बारे में सोच भी लिया, खाया जब तो नहीं होना है, खाने के बारे में जो लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं तो उनकी बॉडी में HCl अपने आप शुरू हो जाता है निकलना बिना खाए। ये अपने नर्वस सिस्टम का कमाल है कि वो प्रिपेयर करने लगता है कि यस थिंग्स आर गोइंग टू बी इन। तो बहुत ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, खा लेना चाहिए पर ज्यादा नहीं खाना चाहिए, ठीक है। अब समझिए आप क्या होगा। यहां देखिए पीएच कंट्रोल कैसे किया जाएगा। व्यक्ति को बहुत ज्यादा एसिड बन रहा है, ज्यादा देर तक बनता रहा तो उसको बहुत डैमेज हो सकता है। तो फिर क्या करते हैं, ऐसे व्यक्ति को खिलाया जाता है कोई ना कोई एंटासिड। नोटिस करिए, एंटी एसिड। एसिड का एंटी कौन होता है, बेस। एसिड का एंटी कौन होता है, बेस। तो हम इस व्यक्ति को कोई माइल्ड बेस खिलाएंगे। माइल्ड बेस खिलाएंगे। घर के अंदर पुराने जमाने में कह देते थे सोडियम बाइकार्बोनेट, जो खाने का सोडा है उसको थोड़ा सा खिला दो। लेकिन आजकल प्रिपेयर्ड आते हैं, इनो वगैरह आते हैं, डाइजीन वगैरह आते हैं, उनके अंदर वो माइल्ड बेस मिलता है, उसी की वजह से फायदा पहुंचता है। वो बेस क्या है, उसको कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, व्हाट इज दैट, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड माइल्ड बेस होता है, लिमिटेड अमाउंट में अगर इसको खाया जाएगा तो बेस अंदर जाएगा और किसको न्यूट्रलाइज करेगा, HCl को न्यूट्रलाइज कर देगा। दिस इज हाउ वी गेट रिलीव्ड। बट बहुत ज्यादा एसिडिटी का बनना, बहुत अत्यधिक एंटासिड्स का लेना, दोनों ही ठीक नहीं है। बेटर क्या है, कम खाया जाए, बैलेंस्ड खाया जाए, ऐसी समस्या ही नहीं आने दी जाए। आएगी तो फिर देखा जाएगा उसको। लेकिन अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग पीएच इन डेली लाइफ, स्टमक के अंदर डाइजेशन के लिए पीएच मेंटेन रहना चाहिए और HCl का अमाउंट फिक्स रिलीज होना चाहिए। गॉट इट। नेक्स्ट पीएच रोल वी टॉक अबाउट इज अबाउट टूथ डिके। बहुत शानदार टॉपिक है, इसको समझने की कोशिश करना। टूथ डिके मैंने लाइव प्रोसेस में भी बहुत सारे बच्चों को बताया था, लेकिन एक बार फिर से आपको समझाते हैं। देखिए टूथ डिके में होता क्या है, टूथ डिके में कैसे हमारे दांत खराब होते हैं और कैसे हम उनको सही रखते हैं, और जो हमारा टूथपेस्ट होता है उसके अंदर क्या चीज़ ऐसी होती है। देखो समझने की कोशिश करें आप। मान के चलो ये माउथ है, इसमें ये दांत हैं हमारे, सुंदर सुंदर दांत हैं आपके सारे बच्चों के, हमारे सबके। अब हम इनसे खाना खाते हैं। टीथ या टूथ के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस होता है जिसको बोलते हैं इनेमल। दांतों के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस लगा होता है इनेमल, बहुत स्ट्रॉन्ग, बॉडी में स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस होता है, विच इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है एंड दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग। लेकिन यह भी डैमेज हो जाएगा अगर पीएच की रेंज हो जाए। इफ पीएच रेंज गोज डाउन फ्रॉम 5.5, अगर पीएच 5.5 से या 5.5 से बिलो चला जाए तो ये इनेमल खराब होने लग जाएगा और उस व्यक्ति के दांत खराब हो जाएंगे। अब देखो कैसे खराब हो जाता है, हम कैसे बचते हैं। ध्यान से सुनना, एक ही बार में सारी स्टोरी सुनाऊंगा, बार बार नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन बाद में पूछ सकते हैं आप। सुनो क्या क्या होता है जब हम कोई भी फूड खाते हैं। फूड का मतलब चपाती, ब्रेड, टॉफी, चॉकलेट, केक, जो कुछ भी आप खाते हैं उनमें जनरली कार्बोहाइड्रेट या शुगर होता है। जनरली कार्बोहाइड्रेट या शुगर उसके अंदर जरूर होगा। और आप ये मान के चलिए, तुम्हारा ये क्वेश्चन आए कि सर नहीं हो तो बिल्कुल कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। जीवन जीने के लिए आपको कार्बोहाइड्रेट खाना ही पड़ेगा, शुगर आपको खानी ही पड़ेगी, वरना कोई चल नहीं सकता है। तो मान के चलो आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, शुगर खाई, आपने खा लिया। इसके बाद क्या होता है, जब हम खाना खा लेते हैं then that food gets trapped into the spaces between teeth। दांतों के बीच बीच में जो स्पेस होता है वहां पर खाना अटक जाता है। अब खाना अटकने का मतलब ये नहीं आपको चपाती का टुकड़ा ही दिखेगा, आपको आंखों से भी नहीं दिखे और शुगर पार्टिकल्स फंस जाते हैं। शुगर पार्टिकल्स फंस जाते हैं। तो खाना खा रहे थे जब तक तो हमारी पार्टी चल रही थी,
आपके खाने के बाद फिर शुरू होती है पार्टी किसकी? बैक्टीरिया की। किसकी पार्टी शुरू होती है? बैक्टीरिया की। अपने मुंह के अंदर बैक्टीरिया रहते हैं, सबके ही रहते हैं, तो बैक्टीरिया एक्टिव हो जाएंगे, बड़े खुश हो जाएंगे बैक्टीरिया। अरे मजे आ गए भाई, ये बैक्टीरिया बना दिया मैंने, ये बैक्टीरिया इससे बना देता हूं मैं, ये बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया इस फूड को खाएंगे। जब ये इस फूड को खाते हैं, जो भी तरीका है वो 11th में आता है, तो ये बनाते हैं एसिड। ये क्या प्रोड्यूस करेंगे बेटा? एसिड प्रोड्यूस करेंगे, और उस एसिड की रेंज 5.5 से लोअर होती है। तो ये जो एसिड है ये डिस्ट्रॉय करने लग जाता है किसको? एनिमल को। जब ये एनिमल को डिस्ट्रॉय करेगा तो आपके दांत खराब हो जाएंगे। पर हमारे दांत क्यों खराब नहीं हो रहे हैं? बिकॉज वी आर हैविंग टूथपेस्ट इन अ रेगुलर मैनर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये एडवाइस किया जाता है कि टूथपेस्ट को ट्वाइस इन अ डे यूज करना चाहिए, बिफोर बाथ इन द मॉर्निंग एंड व्हेन यू गो टू स्लीप इन द इवनिंग, क्योंकि आपने तब खाना खाया होता है और रात भर में बैक्टीरिया और भी एक्टिव हो जाते हैं। तो दोनों टाइम आप ऐसा काम करेंगे तो आपके दांत मोर प्रोटेक्टेड रहेंगे। अब यह क्वेश्चन यह आता है कि जो टूथपेस्ट होता है वो कैसे प्रोटेक्ट करता है? सुनिए मेरी बात को, अब ध्यान से समझना। कोई भी टूथपेस्ट हो, मैं यह नाम तो नहीं लिख रहा हूं, किसी भी टूथपेस्ट की कहानी ले लेते हैं। उस टूथपेस्ट के ऊपर आप पढ़ना, लिखा होगा एक्टिव सॉल्ट। ध्यान से सुने आप, उसमें कहीं ना कहीं लिखा होता है ऐसे, बहुत उसमें लगाते हैं एक्टिव सॉल्ट। अगर ऐसे नहीं लिखा होगा तो कहीं लिखा जरूर होगा एक्टिव सॉल्ट। ऐड भी आता है टीवी में, क्या तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है? अब नमक एक सामान्य व्यक्ति की भाषा है, एक साइंस का व्यक्ति क्या बोलेगा? एक्टिव सॉल्ट है। क्या तुम्हारे टूथपेस्ट में एक्टिव सॉल्ट है? अब ये एक्टिव सॉल्ट कौन होते हैं? ये ऐसे सॉल्ट होते हैं जिनको अगर आप पानी में डिसॉल्व करेंगे तो स्लाइट बेसिक रेस्पॉन्स देते हैं। कैसा? बेसिक रेस्पॉन्स। अब आप समझ सकते हैं, टूथपेस्ट आपके माउथ के अंदर जाएगा, आप उसको पानी के साथ या सलाइवा के साथ वो मिक्सअप होगा और वो रिलीज करना शुरू कर देगा क्या? बेस। ये एक्टिव सॉल्ट जब बॉडी के बक्कल कैविटी के अंदर जाएगा, इट विल स्टार्ट रिलीजिंग बेस, और ये बेस इस एसिड को न्यूट्रल करता चला जाएगा। इतना ही बनता है, इतना भी नहीं बनता कि दिन भर भरा पड़ा रहता है बक्कल कैविटी के अंदर, एक लिमिट में बनता है, बहुत स्लाइट। उसको हम क्लीन कर देते हैं इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग। वी मस्ट गो फॉर इट। दोज हु आर नॉट टेकिंग प्रॉपर ब्रशिंग, डेफिनेटली दे विल सफर फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ द टूथ डिके। दांत के खराब होने का मतलब है बहुत समस्या आ जाती है, फिर आप समझ सकते हैं अखरोट नहीं खा पाएंगे, बादाम नहीं खा पाएंगे, या दांतों में दर्द हो जाएगा। तो आपको सुरक्षित रहना है, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट द बी स्टिंग। बी स्टिंग या आंट स्टिंग, चींटी काट ले या मधुमक्खी काट ले, इनका जो स्टिंग होता है, डंक, उसके अंदर क्या होता है बेटा? एसिड होता है, एसिड। अब एसिड चला गया बॉडी के अंदर, कौन सा एसिड होता है मैं आपको यह भी बता देता हूं, मिथेनॉइक, और यू मे कॉल इट फॉर्मिक एसिड। नाउ दिस एसिड कॉजेज बर्निंग, जलन होती है स्किन के अंदर। अब कैसे बचें? टेम्परेरी ट्रीटमेंट बता रहा हूं मैं आपको, ये कोई फाइनल ट्रीटमेंट नहीं है। ज़्यादा समस्या तो हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है, कुछ लोगों को ज़्यादा एलर्जी हो जाती है। लेकिन अगर हल्का सा टूथपेस्ट लगा लोगे, क्योंकि उसमें बेस है, ठीक हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट लगा लोगे, थोड़ा सा बेस है, ठीक हो जाएगा। और भाई ऐसे बहादुर लोग भी होते हैं, कुछ नहीं करते और ठीक हो जाते हैं। चींटी वीटी को तो वैसे ही हम साइड में कर देते हैं, लेकिन बी स्टिंग थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, उसके लिए सतर्क रहना चाहिए। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है? अगर उसको न्यूट्रलाइज डॉक्टर भी करेगा तो कैसे करेगा? उसको यही काम करना पड़ेगा, चाहे बी स्टिंग हो, ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई है, एसिड को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा बाय यूजिंग एनी काइंड ऑफ बेस। तो एक और एस्पेक्ट मैंने आपको बताया पीएच का, मतलब बात पीएच की कर रहे हैं लेकिन एसिड की बात या बेस की बात हो रही है। एक और समझिए, बहुत स्ट्रांग चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये नेचुरल एस्पेक्ट है। देखो, जंगल के अंदर एक प्लांट मिलता है जिसको बोलते हैं नीटल, मैं आपको पिक्स भेजूंगा उसकी, नीटल प्लांट। इस नीटल प्लांट की जो लीव्स होती हैं, उनके जो मार्जिन्स होते हैं कुछ इस तरह से, इन पर एसिड लगा होता है, एसिड। तो जो जानवर इनके पास इनको खाने जाते हैं, या जो लोग ट्रैकिंग करते हैं पहाड़ों पर, जंगलों में,
उनकी स्किन में ये प्रिक हो जाता है। भगवान ने इसको ये प्रोटेक्शन मेजर दिया है कि तुम्हें कोई खा नहीं सके। बस वो जरा सा सेंसेशन होता है, जानवर तो भगी जाएगा, इतने से में पता नहीं क्या हो गया है, हल्का सा प्रिक हुआ और बर्निंग सेंसेशन स्टार्ट। अब मान के चलो जानवर तो भग जाएगा, उसको तो नॉलेज है नहीं, पर इंसान क्या करे, उसका तरीका है अपने पास। अब ये तो आप समझ चुके हो, अगर नीटल लीव चुभ गई है तो एसिड घुस गया स्किन में। अब बचे कैसे, बेस लाओ कहीं से। अब जंगल में बेस कहां मिले, अपने पास तो नहीं मिलता है, लेकिन भगवान ने दे रखा है। क्या, एक प्लांट होता है डॉग प्लांट, और ये एक कमाल की बात है, दुनिया में जहां जहां नीटल मिलेगा आपको डॉग प्लांट थोड़ा ढूंढोगे तो मिल जाएगा। उसकी जो लीव्स होती हैं, डॉग प्लांट की जो लीव्स होती हैं, उन लीव्स को आप क्या करें, हाथ में ले लीजिए, उनको थोड़ा रगड़िए, जूस निकालिए और उस जगह पे लगा दीजिए, आपको रिलीफ मिलेगा। रिलीफ क्यों मिल रहा है, क्योंकि डॉग प्लांट की लीफ के अंदर क्या होता है, बेस होता है, बेस होता है, दैट विल गिव यू रिलीफ। इतना ही चाहिए होता है। आगे चलो, समझ गए। नाउ लुक एट द अनदर एस्पेक्ट, एंड इन दिस एग्जाम्पल वी विल कवर नंबर ऑफ थिंग्स विद इन वन एग्जाम्पल। बहुत ध्यान से समझिएगा आप। नाउ लुक, इन सॉइल और एक्वेटिक बॉडी, बहुत ध्यान से सीखें आप। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल भी इसमें बताऊंगा। सॉइल और एक्वेटिक बॉडी के अंदर भी पीएच मेंटेन रहना चाहिए, लेकिन ये डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों हो जाता है, इसको समझिए आप। देखिए, मान के चलते हैं ये कोई एक्वेटिक बॉडी है और ये यहां पर जमीनी एरिया है, ये इसमें वाटर हो गया, यहां पर फसलें ग्रो कर रही हैं, ये आपका एक जानवर बना देता हूं मैं, जिससे आपको लगे कि हाँ हम एक्वेटिक बॉडी में हैं, ठीक है। जस्ट टू अंडरस्टैंड, ये बात 100% करेक्ट है कि अगर आप सॉइल की बात कर रहे हैं तो इसका भी एक परफेक्ट पीएच होना चाहिए। जो भी होना चाहिए, जिस फसल के लिए जो पीएच होना चाहिए वो होना चाहिए। जनरली ये न्यूट्रल होना चाहिए, ना स्लाइटली एसिडिक, स्लाइटली बेसिक चलेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस नहीं चलेगा। अगर सॉइल के अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसमें कभी कोई फसल ग्रो नहीं कर सकती किसी भी तरीके की। तो एक नॉर्मल रेंज इसको चाहिए होती है। दूसरी बात, एक्वेटिक बॉडी में जो वाटर होता है इसका भी पीएच मेंटेन रहना चाहिए। अरे भाई, जो जानवर उसके अंदर रहते हैं उनकी बॉडी में भी तो फ्लूइड्स हैं, उनके भी तो पीएच है, उनको भी तो करना है, उनके पीएच को भी तो मेंटेन रखना है, उनका पानी रखता है उसको। अगर तुम उसके अंदर एसिड बेस ज्यादा घोल दोगे तो उनको भी नुकसान हो जाएगा। पर क्वेश्चन यह आता है कि इनके पीएच को डिस्टर्ब कर कौन सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज सिखा रहा हूं मैं, सीखिए आप इस बात को। देखिए कौन करता है। मान के चलते हैं यहां पर कोई इंडस्ट्री है, कोई इंडस्ट्री है। वैसे मैं आपको बता दूं, दुनिया में पहले के ज़माने में जितनी भी फैक्ट्रीज लगाई गई, इंडस्ट्रीज लगाई गई, वो नदियों के किनारे लगाई गई, जिससे जो एफ्लुएंट है, कचरा है, पानी में फेंका जा सके। एक तो वैसे ही बर्बाद कर देते, पर मैं आपको बहुत परफेक्ट चीज़ बता रहा हूं, ध्यान से समझना। इसके अंदर से एमिशन होगा गैसेस का, इसमें से गैसेस निकलेंगी। बहुत ध्यान से सीखे आप, पॉल्यूटेंट गैसेस निकलेंगी। कौन सी गैसेस निकलेंगी? आसमान में क्या पहुंचा? कार्बन डाइऑक्साइड पहुंची, NO2 पहुंची, SO2 पहुंची, आसमान में पहुंच गए। वहां इनकी मुलाकात होती है वाटर से, वेपर्स के फॉर्म में पानी प्रेजेंट है, और वो बनाता है एसिड। कौन सा एसिड? देखो ध्यान से, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO3। आपको लगेगा कि ये गलत लिख रहे हो, नहीं मैं सही लिख रहा हूं, ये सल्फ्यूरस एसिड है, ये भी होता है। और इसका फाइनल कन्वर्जन हो जाता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में। लेटर ऑन क्या होता है आप थोड़ा थोड़ा समझ रहे होंगे, दे टर्न इनटू क्लाउड एंड दे कम ऑन अर्थ इन फॉर्म ऑफ रेन। This come to the aquatic bodies in form of rain, and that rain is called as acid rain. That rain is called as acid rain.
बिकॉज दैट रेन इज कमिंग विद सम ऑफ द एसिड्स, वेरी वेरी डेंजरस, बहुत खतरनाक, सॉइल को बर्बाद करने वाली है, इस एक्वेटिक बॉडी को बर्बाद करने वाली है, हमारी इमारतों को बर्बाद करने वाली है. सो दीज आर द नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स देयर वेयर वी सी अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर लाइफ. ओके.